आज हम लोग बात करेंगे राजा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। इनके इतिहास के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जहाँ से पता चलती है वो है इन्हीं के कोर्ट पोएट की लिखी हुई एक बुक जिनका नाम था चांद बरदाई, और उनकी लिखी हुई बुक थी पृथ्वीराज रासो। इस बुक में एक पोएम के माध्यम से लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, उनकी पूरी जीवनी के बारे में। अब ये बुक जो है ये थोड़ा फिक्शनल है, थोड़ा रियलिटी, दोनों को मिला करके लिखी गई है। इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा थ्योरी को सच माना जाए और कौन सा झूठ। तो जो भी है झूठ नहीं, मतलब फेक ऐसे मानते हैं। जैसे उनकी लव लाइफ के बारे में हुआ, फिर उनके साथ जो मोहम्मद घोरी की लास्ट में युद्ध हुई है, उनके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत डिबेट्स तो है ही। तो आज हम लोग देखेंगे वही सब और डिटेल्स में कवर करेंगे। देखिए, हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें अगर डेट थोड़ा भी आगे पीछे ना मिले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको सही मानना। हिस्ट्री में कोई भी नहीं, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ, या फिर कोई मतलब किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम पूरे ही गलत हो। थोड़ा बहुत सही गलत मिला के ही जो हिस्ट्री है उसको माना जाता है। तो जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि फिक्शनल स्टोरी भी थोड़ी बहुत मिलती है उनके बुक्स में, और सतीश चंद्र राय की मिडाइवल इंडिया से भी कुछ अलग थ्योरीज मिलती है। तो उन सबको मिला करके आज हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, उनका अर्ली लाइफ, लव लाइफ और पर्सनल जितने भी यूथ थे वो सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि चौहान डायनेस्टी कब और कैसे बना, कौन कौन प्रोमिनेंट रूलर थे। तो देखिए, वासुदेव चौहान को कहा जाता है चौहान डायनेस्टी का फाउंडर। फिर उनके बाद आए राजा अजय राज, जिन्होंने 1112 और 1113 के बीच में लगभग एक सिटी को फाउंड किया जिसका नाम उन्होंने दिया अपने नाम के ऊपर, अजय मेरू, जो कि प्रेजेंट में अजमेर कहा जाता है। फिर उनके बाद आए राजा अजय राजा को सक्सेड करके आए अर्नो राजा। उनके बाद आए विग्र राजा 4, जिन्होंने आपका चौहान डायनेस्टी जो है उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया और उन्होंने झांसी और दिल्ली को अपने कैप्चर में लिया। फिर उनके बाद आए पृथ्वीराज चौहान 2 और राजा सोमेश्वर। राजा सोमेश्वर भी बहुत प्रोमिनेंट रूलर रहे और उन्होंने भी बहुत मदद की, रिलेशंस अच्छे बनाए आस पड़ोस के राजाओं के साथ, और जो डायनेस्टी है चौहान डायनेस्टी उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी किया। फिर आए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर माना गया। देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं राजा सोमेश्वर के बारे में। ठीक है, साल था 1169। अजमेर के राज सिंहासन पर बैठे थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जैसे कि बहुत ही नेक दिल राजा थे और उनके संबंध जो है वो आस पड़ोस के सभी राजाओं के साथ बहुत अच्छे थे और वो काफ़ी मदद भी करते थे अपने से, जो उनके अगल बगल छोटे राजाओं थे उनकी बहुत मदद करते थे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या हुआ, एक बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठे राजा अनंतपाल तोमर की युद्ध लगी थी राठौरों के साथ। वो राठौर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने राजा सोमेश्वर से मदद मांगी। तो राजा सोमेश्वर बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने बहुत भारी सेना के साथ राजा अनंतपाल सिंह तोमर को युद्ध में मदद की और अपनी भारी सेना को लेकर गए, और वहाँ उनकी सेना के सामने राठौर को पीछे हटना पड़ा और दोनों की जीत हुई, राजा अनंत सोमेश्वर की भी और राजा अनंतपाल तोमर की भी। फिर इनसे क्या, ये जो युद्ध हुआ इसकी वजह से इन दोनों में जो है दोस्ती बहुत अच्छी बन गई और ये दोस्ती आगे चल के रिश्तेदारी में बदल जाएगी। राजा अनंतपाल तोमर की 2 बेटियां थी, रानी कर्पूरा बड़ी बेटी थी और रानी रूप सुंदरी छोटी बेटी थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग था, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी था, और राजा अनंतपाल तोमर जी को राजा सोमेश्वर पसंद आते हैं और वो अपनी बड़ी बेटी कर्पूरा देवी के साथ राजा सोमेश्वर की शादी करवा देते हैं। उनकी शादी दिल्ली में होती है, फिर वो लोग वापस अजमेर में चले आते हैं, और इधर जो उनकी छोटी बेटी थी रूप सुंदरी, उनकी शादी वो कराते हैं कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ। अब राजा विजयपाल और राजा सोमेश्वर दोनों रिलेशन में थे, मतलब फैमिली रिलेशन बन गया था और वो दोनों भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और राजा विजयपाल के घर फिर 2 बेटा जन्म होते हैं, एक राजा जयचंद के बारे में हम आगे देखेंगे, और राजा जयमाल। लेकिन अभी तक जो है राजा सोमेश्वर को कोई भी संतान प्राप्ति नहीं होती है।
तो राजा सोमेश्वर और राजा विजयपाल के भीतर तो बहुत अच्छी दोस्ती थी ही, और ये दोनों बहुत एक दूसरे को मदद भी करते थे युद्ध में। तो अब क्या होता है, एक बार युद्ध में राजा विजयपाल से मतलब राजा सोमेश्वर राजा विजयपाल से मदद मांगते हैं और वो उनके साथ युद्ध में जाते हैं, और उसी युद्ध के दौरान विजयपाल की मृत्यु हो जाती है। और इसके वजह से इन मतलब किसी में रिलेशन में खटास नहीं आता है, पर जो जयचंद का भाई है जयमल, छोटा भाई था, उसके मन में बहुत ज़्यादा खटास आ जाता है, और वो जो है राजा सोमेश्वर के खिलाफ चला जाता है। और कन्नौज में तब राज सिंहासन खाली था, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी में जो है राजा जयचंद को सिंहासन पे बैठा। सिंहासन में बैठने के बाद जयचंद जो है वो कन्नौज को संभाल रहे थे, लेकिन उनका भाई जो है जयमल वो लगातार कान भर रहा था राजा जयचंद का। फिर क्या होता है, 1166 में राजा सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर बेटा जन्म लेता है बहुत दिनों के वेट के बाद, और वो होते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके जन्म के बाद ही जो भविष्यवाणी की जाती है वो की जाती है कि ये जो बच्चा है ये पूरा दुनिया पे एक दिन राज करेगा। इसी वजह से राजा सोमेश्वर उनका नाम रखते हैं पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद क्या होता है, राजा सोमेश्वर फिर एक बार युद्ध में जयचंद की मदद मांगते हैं, और जयचंद के साथ भी उनका रिश्ता अच्छा था, तो इसीलिए जयचंद उनके साथ युद्ध में चले जाते हैं। और फिर वहाँ युद्ध में जो है जयचंद काफ़ी घायल होते हैं, और इस बार राजा जयमल उनको भड़काने में कामयाब होते हैं, और वो फिर एक बार उनको बोलता है कि राजा सोमेश्वर के परिवार की वजह से बार बार उनके परिवार में ऐसा हो रहा है। और इस बार जयचंद भी जो है वो राजा सोमेश्वर से थोड़ा रिश्ता उनका ख़राब हो जाता है। इसी बीच क्या होता है, कुछ दिन बाद राजा सोमेश्वर की युद्ध में अचानक मौत हो जाती है, और सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में जो है पृथ्वीराज को राजा बनाया जाता है और उनको सिंहासन में बिठाया जाता है। फिर वो जब 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठते हैं राजपाट संभालने के लिए, तो उनकी माँ उनकी रीजेंट रहती है। और पृथ्वीराज चौहान जी बचपन से ही काफ़ी होशियार थे, उनको काफ़ी विषय का ज्ञान था, उनको काफ़ी सारी विषय आती थी, और वो जो है शब्द भेदी बाण, जिसे शब्द सुनकर सिर्फ बाण चलाना जिसे कहते हैं, वो उसमें भी वो बहुत एक्सपर्ट थे। और उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया था, बहुत सारा युद्ध नीति सीखा था, युद्ध कौशल, उनको इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि थी, और वो काफ़ी इन सब चीज़ों में होशियार भी थे। तो इसीलिए उनको राजपाट संभालने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने कज़न, उनकी सबसे पहली जीत थी ये, जो वो अपने कज़न के खिलाफ नागार्जुन के खिलाफ जो है पहली बार युद्ध लड़ते हैं, तब वो नाबालिग थे, और इस युद्ध में उनकी जीत होती है, और वो जो है गुरुपुरा को अपना कब्जा में लेते हैं, अपने अधीन लेते हैं, जो प्रेजेंट डे में आपका गुरुग्राम है उसको। इस जीत के बाद राजा पृथ्वीराज चौहान जी का जो वाहवाही है वो चारों तरफ भारत में होने लगता है, और आस पड़ोस के सभी राज्यों में जो वाहवाही है वो होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा और मशहूर और प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर जो है आपका और एक चंदेला किंग, उनको भी हराया था 1182 और 1183 के बीच में, और तब उनकी उम्र करीब 16 इयर्स की थी। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने 1178 में फिर उन्होंने चालुक्य किंग भीम II को हराया था। और इस युद्ध में जो, हालांकि इस युद्ध में जो उनकी तरफ से सेनापति लड़ रहे थे भीम II के तरफ से, उनको हार का सामना करना पड़ा, और इसके बाद चाहमाना और चालुक्य डायनेस्टी में जो है शांति स्थापन हुई, मतलब जो है पीस ट्रीटी साइन हुई। चाहमाना मतलब चौहान डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के बीच। तो ये सब बहुत कम उम्र में वो इतने सारे युद्ध जीत चुके थे, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुके थे। अब लेकिन इतिहास में इन सब युद्ध से ज़्यादा बैटल ऑफ तराइन 1 और 2 को ही, उनके जो सबसे फेमस बैटल है उनमें सिर्फ यही 2 बैटल को देखा जाता है। और ये मतलब वो अपने जितने दिन भी, उन्होंने बहुत कम टाइम रूल किया, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ तराइन 1 एंड बैटल ऑफ तराइन 2 को माना जाता है। इसी के बीच में जो है एक उनकी ही बुक जो है पृथ्वीराज रासो, उनमें उनकी प्रेम कहानी को लेकर, जो लव लाइफ को लेकर एक थोड़ी सी जो जानकारी दी गई है, जो आपने शायद मूवी में भी देखी होगी। अब हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा फिक्शनल लगता है, और काफ़ी हिस्टोरियंस इससे डिसएग्री भी करते हैं, और कुछ लोग अग्री भी करते हैं। तो इसमें होता है क्या कि राजा जयचंद के पास जो राजा पृथ्वीराज चौहान जी के तरफ से उनके ही कोर्ट के एक मेंबर जाते हैं कुछ काम के कारण, और वहाँ पे वो राजा जयचंद की बेटी होती है संयुक्ता, और वहाँ उनके जो कोर्ट मेंबर थे वो पेंटिंग, मतलब जो तस्वीर है वो बनाकर राजा पृथ्वीराज चौहान जी को संयुक्ता को दिखाते हैं, और संयुक्ता जो उसी
पिक्चर को देखकर, पेंटिंग को देखकर पृथ्वीराज चौहान जी से प्यार कर बैठती है। और सेम इसी तरीके से वो जो उनके मेंबर थे वो वापस आके अजमेर में राजा पृथ्वीराज चौहान जी को भी संयुक्ता की पेंटिंग दिखाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो राजा जयचंद है वो अपने युद्ध मतलब अपने जो साम्राज्य उसके शांति के लिए वो एक हवन करवाते हैं और उसी के साथ साथ वो संयुक्ता का स्वयंवर भी करवाते हैं। अब बोला जाता है कि वो स्वयंवर में सबको बुलाए थे, सबको कुछ ना कुछ काम दे रहे थे और सारे प्रिंस जो थे अगल बगल के उन सबको उन्होंने इनवाइट किया था स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं किया था क्योंकि उनको वो नीचा दिखाना चाहते थे। तो ये बात उनको इंसल्टिंग लगी और इधर जो संयुक्ता है वो जो लेटर है पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जी को बताती है कि वो सिर्फ उन्हीं से प्यार करती है और उनसे ही शादी करना चाहती है और उनके अलावा वो किसी से शादी नहीं करेंगी। तो ये बात सुन के पृथ्वीराज चौहान जी अजमेर से जाते हैं कन्नौज और वहाँ पर जब स्वयंवर होता है और उसमें जब पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया जाता है और उनकी जगह पे जो द्वारपाल का मूर्ति है वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति बना करके जो जयचंद है राजा वो रख देते हैं। और ये देख के पृथ्वीराज चौहान जी का ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और फिर संयुक्ता जो है वो स्वयंवर में जितने भी राजा बैठे थे उन सबको रिजेक्ट करते हुए वो जो आपका मूर्ति बना के रखा था राजा पृथ्वीराज चौहान जी का उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको हार डालती है माला और उसके मतलब मूर्ति के पीछे खड़े रहते हैं राजा पृथ्वीराज चौहान और वो सबकी आंखों के सामने से जयचंद की आंखों के सामने से लेकर के उसकी बेटी जो है संयुक्ता उसको लेकर के भाग जाते हैं वहाँ से। फिर राजा जयचंद जो है उनके पीछे बहुत सारे अपने सेना भी भेजते हैं और इसमें बहुत सारा बड़ा युद्ध होता है और इसमें बहुत लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन वो जो है अजमेर में राजा पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को ले जाकर शादी कर लेते हैं। तो ये इनकी लव लाइफ के बारे में बताया जाता है जिससे बहुत लोग डिसएग्री करते हैं और बताया जाता है यहीं से उनका रिश्ता जो है जयचंद राजा पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानने लगे थे। लेकिन किसी किसी हिस्टोरियन का मानना है कि ऐसा नहीं था, उनके बीच रिश्ता पहले से ही ख़राब था। राजा सोमेश्वर के टाइम की कुछ बात से उनके बीच में रिश्ता ऐसे ही ख़राब था। इसको रीज़न बहुत कोई डिसएग्री भी करते नहीं मानते। तो ये तो एक फैक्ट था, वो मैं ऐसे ही था इसीलिए मैंने बता दिया, लोकप्रिय था इसीलिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मोहम्मद घुरी का अटैक और बहुत मोहम्मद घुरी जो है वो पहले आते हैं, अटैक करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, जिसके बाद बैटल ऑफ तराइन 1 होता है। इससे पहले भी वो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले भी घोड़ी जो है बहुत बार पृथ्वीराज चौहान जी पर अटैक कर रहे थे और हार रहे थे युद्ध में और हर बार माफ़ी मांगते थे, हर बार पृथ्वीराज चौहान जी उसको छोड़ देते थे। ये उनकी रणनीति थी, युद्ध की रणनीति जो वो पॉलिसी अपनाते थे। वो कभी किसी को बंदी बनाकर या फिर मार काट ये सब नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान जी सबको अपने अधीन रखते थे हराकर, लेकिन किसी को बेइज्जत करना या फिर किसी को बंदी बनाना, मार देना ये सब नहीं करते थे। तो कहा जाता है कि इसमें भी डिबेट्स है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत बार जो है वो मोहम्मद घुरी उनके ऊपर अटैक करते थे और सब बार ही हार जाते थे। किसी में लिखा है 11 बार, 12 बार, 21 बार, 22 बार, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कितने बार अटैक करते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो बार बार अटैक करते थे और बार बार पृथ्वीराज चौहान जी उसको माफ़ कर देते थे और यही पृथ्वीराज चौहान जी की शायद सबसे बड़ी गलती थी। फिर 1191 में जब वो बैटल ऑफ तराइन होता है और उसमें जब पृथ्वीराज चौहान जी के सेना के सामने मोहम्मद घुरी का बहुत बुरी तरीके से हार होता है तो फिर से माफ़ी मांगते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी इस बार भी उनको जाने देते हैं और वो वापस चला जाता है। और वो जाता नहीं, वो बदले के आग में जलता रहता है और फिर वो उधर से जब आता है 1192 में फाइट बैक करने, तब उसके पास बहुत बड़ा सेना होता है। सतीश चंद्र राय के जो मिडाइवल इंडिया है बुक, उसमें 68 या फिर 70 पेज में ऐसे मेंशन किया हुआ है कि उनके पास मतलब मोहम्मद घुरी के पास 1,20,000 से भी ज़्यादा ये सेना थी जो कि काफ़ी बड़ी थी। और उसने जो है घोड़ी ने बहुत ज़बरदस्त एक टैक्टिस बनाया था सेना को, अपने सेना को प्रैक्टिस कराया था युद्ध और चारों तरफ से घेर के अटैक करवाया था। तो इतना बड़ा सेना लेके जब घोड़ी आ रहा था और ये बात जब पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला तो उन्होंने युद्ध में सबसे मदद मांगी, जितने राजपूत राजा थे अगल बगल के सबसे मदद मांगी। तो बहुत कोई ने उनकी मदद की, लेकिन राजा जयचंद ने उनको धोखा दे दिया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में महाराणा प्रताप सिंह के वीडियो के बारे में भी मैंने जब मैं बता रही थी तब मैंने बताया था कि हिंदू और राजा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है कि वो लोग आपस में लड़ते हैं और खुद को आगे रखना चाहते हैं। वो लोग
दूसरा जो बाहर से है उनका साथ दे देते हैं, लेकिन अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को मदद नहीं करते। तो ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान जी के साथ भी हुआ कि उनको धोखा मिला। राजा जयचंद ने उनके सिवाय जो मोहम्मद घोरी है उनका साथ दिया और उनको मदद की अटैक करने में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, धोखा तो मिला। अगर उस टाइम 1192 में जब बैटल ऑफ तराइन हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई, और वो हार नहीं होती अगर ये लोग धोखा नहीं देते। और अगर उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हो जाती तो मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ इतना बड़ा, जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल आए, ये शायद कभी भारत में आते ही नहीं। तो ऐसा भारत के इतिहास में आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको पता चलेगा कि हमारे जो राजा थे या फिर हमारे जितने भी लीडर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी की कमी है। वो लोग आपस में लड़ना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यही धोखा मिलने के बाद बैटल ऑफ तराइन 2 में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई और इनके मृत्यु के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स है। पृथ्वीराज आसो बुक में फिक्शनल टाइप का कुछ लिखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। किसी का कहना है कि उनको बंदी बना के रखा गया, किसी का कहना है कि उनको फिर छोड़ दिया गया और सम्मान के साथ उनको राजा बना दिया गया, फिर किसी युद्ध में उनकी मौत हो गई। पर अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज आसो बुक की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि उनको ले जाया गया बंदी बना करके, और उनके साथ जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, उनका कोर्ट पोएट थे कवि चांद बरदाई, उनको भी ले जाया गया और उन दोनों को बंदी बना के जब मोहम्मद घोरी ने बंद करके रखा तो वो पृथ्वीराज चौहान जी से कह रहे थे अपना आँख नीचे झुका करके बात करने, जो पृथ्वीराज चौहान जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना आँख नीचे नहीं किया। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में आके वो जो मोहम्मद घोरी हो, गरम लोहा का जो आयरन रॉड होता है वो पृथ्वीराज चौहान जी के आँख में डाल देते हैं और उनको अंधा बना देते हैं। लेकिन दृष्टि ना होने के बाद भी वो जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उसकी वजह से वो उनकी जो कोर्ट पोएट है उनका एक दोहा का लाइन है, वो लाइन सुनने के बाद वो जो है तीर चलाते हैं और तीर सीधा मोहम्मद घोरी को लगता है। उसके बाद कहा जाता है कि वो दोनों जो है पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई दोनों को खंजर मार के मर जाते हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन इस पर कोई भी नहीं विश्वास करता है, मतलब आधा से ज़्यादा लोग इसको फिक्शनली मानते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो नहीं पता, पर वो जो दोहा है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो दोहा जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये लाइन थी, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये दोहा सुनने के बाद अंदाज़ा से जो है पृथ्वीराज चौहान जी तीर चलाते हैं बाण, और वो जो है सीधा जाके मोहम्मद घोरी को लगता है। तो ये सब थी पृथ्वीराज रासो बुक की बातें। और ऐसा भी हो सकता है जो चांद बरदाई जिसने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, वो हो सकता है कि उनके वंशज में बाद में कोई चांद बरदाई आए होंगे, उन्होंने ये सब सुन के अपने पूर्वजों से लिखा होगा, इसीलिए शायद इतने बाद का जो उसमें नाम है, ये सब चीज़ है वो सब उनमें मेंशन किए हुए मिलते हैं। तो ये बुक कब किसके द्वारा एग्जैक्ट चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई या फिर उनके जैसे और कोई उनके परिवार में थे उनसे लिखी गई, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। पर जो हमें लोकप्रिय बातें थी, जो जितनी भी सोर्सेज थी, उन सब से मिलाकर जो वीडियो मैंने बनाई है इन सभी सोर्सेज से बनाई है। ज़्यादातर जो है सतीश चंद्र राय की जो मिडाइवल इंडिया बुक है वहाँ से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, और यही सब से मिलकर इतना ही निकलता। अब इसमें कितना झूठ है कितना सच है ये तो बाद में फिर अगर कोई रिसर्च करके नया कुछ लाएगा तभी हमें पता चलेगा। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।